Friends, negotiable instrument, classification of the negotiable instrument. सबसे पहले बेयर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. आपको मालूम है बेयर है वो डिलीवरी से ट्रांसफर होता है जहां नेम ऑफ द पे ब्लैंक रखा है, एक्स ने लिखा है और वाई ने एक्सेप्ट किया है, एक्स ने लिखा है पे टू और बाकी रखा किसका नाम नहीं लिखा है और दो ट्रांसफर लाइन रखी है तो ब्लैंक रखा है जहां पे पेई का नाम है वो ब्लैंक है और आपने और बेयर वर्ड ही लिख दिया है. यहाँ पे दो सिचुएशन है. आप बेयर इंस्ट्रूमेंट कब माना जाएगा? इंस्ट्रूमेंट में क्लियरली बोल दिया है कि ये बेयर है और लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक है. ऐसा बेयर इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी से ट्रांसफर होता है. ऐसा बेयर इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी से ट्रांसफर होता है. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक्स ने लिखा वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्स ने लिखा था पे टू जेड और इज ऑर्डर. तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? पेएबल टू ऑर्डर ऑफ ए पर्सन. इट मींस लास्ट इंडोर्समेंट इज फुल और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफर होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बेयर इंस्ट्रूमेंट बेयर लिख दिया है और लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक रखा है, डिलीवरी से ट्रांसफर होता है. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट फुल है, इंडोर्समेंट इन फुल है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफर होता है और लिखा है पे टू मिस्टर जेड और इज ऑर्डर. नाउ इनलैंड बिल इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज इनलैंड एंड व्हाट इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? याद रखिए फ्रेंड्स, रिटर्न इन इंडिया है, इंस्ट्रूमेंट लिखा आपने इंडिया में है, वो कंपल्सरी है. देन आइदर पेएबल इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. इट इज ए इनलैंड बिल. मिस्टर एक्स ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है मुंबई में, पेएबल एट कलकत्ता टू द वाई. वाई है वो नॉन रेसिडेंट है तो भी इनलैंड बिल हो गया. एक्स है मुंबई का है, बिल मुंबई में लिखा है, वाई नॉन रेसिडेंट है एंड पेएबल इन जापान है तो फॉरेन बिल हो गया. रिटर्न इन मुंबई है, वाई इंडियन है, इंडियन रेसिडेंट है, पेएबल इन जापान है तो भी इनलैंड बिल हो गया. ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, पेमेंट टू एक्स इन मुंबई है, एक्स रेसिडेंट है तो भी फॉरेन बिल हो गया. फ्रेंड्स, ड्रॉन आउटसाइड है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, वो फॉरेन बिल ही है. ड्रॉन इन इंडिया है तो आगे देखो, रेसिडेंट को लिखा है तो इनलैंड बिल, पेएबल इन इंडिया है तो इनलैंड बिल, दोनों नॉन रेसिडेंट है, पेएबल आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन बिल. इसलिए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ड्रॉन मेड इन इंडिया, पेएबल इन इंडिया और रेसिडेंट इन इंडिया shall be a inland bill. प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक है वो ड्रॉन इन इंडिया है, इंडिया में लिखा हुआ है, एंड पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है एंड पेमेंट भी इंडिया में होने वाला है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रॉमिसरी नोट है, कलकत्ता में लिखा है, पेएबल मुंबई है, इनलैंड बिल. वाराणसी में लिखा है, जोधपुर का रेसिडेंट बंदा है तो भी इनलैंड बिल. आगे पेएबल देखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे सिंगापुर बोला है. इंडिया में लिखा हुआ होना चाहिए कंपल्सरी, बाद में वो बंदा रेसिडेंट है तो भी इनलैंड और इंडिया में पे हो रहा है तो भी इनलैंड. फॉरेन बिल जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है. इंस्ट्रूमेंट आपने इंडिया में ड्रॉ नहीं किया है तो वो फॉरेन बिल माना जाएगा. ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है तो आगे पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं लगती, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर दो, रेसिडेंट इन इंडिया, पेएबल इन इंडिया तो भी फॉरेन, एक बाहर एक यहाँ तो भी फॉरेन, दोनों यहाँ तो भी फॉरेन, दोनों बाहर तो भी फॉरेन. क्यों? ड्रॉन आउटसाइड था. ड्रॉन आउटसाइड ऑलवेज फॉरेन बिल होता है. नाउ लायबिलिटी ऑफ द मेकर, ड्रॉवर ऑफ द फॉरेन बिल. कुछ आपके पास दो सिचुएशन है, ड्रॉवर एक जगह का है एंड पेई है दूसरी जगह का है. तो ड्रॉवर एक्सेप्टर है
वहां का रूल अप्लाई होगा या पेई का रूल अप्लाई होगा? तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि सबसे पहले एक्सेप्टर, जहां पे बिल लिखा हुआ है ग्रोवर एंड एक्सेप्टर की लायबिलिटी उस कंट्री का अप्लाई होगा। इंडोसी और पेई, जहां पे पेमेंट हो रहा है वहां का रूल अप्लाई होगा। तो क्या बोला है आपको? रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय लॉ ऑफ द प्लेस। कहां का रूल अप्लाई होगा? जहां पे इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है मेड एंड एक्सेप्टर एंड इंडोसर। देखो पहले ड्रोवर के लिए जहां पे लिखा हुआ है, ड्रोवर के लिए जहां पे लिखा हुआ है, एंड इंडोसर के लिए जहां पे पेएबल होने वाला है, जहां पे पे होने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ए है, ए ने ड्रो किया है, ए का सिटी है बर्कली, 15% इंटरेस्ट है। बी ने एक्सेप्ट किया है, वो वॉशिंगटन का है, बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉशिंगटन का 6% है। इंडोस हुआ है, इंडिया में हुआ है, डिसऑनर हुआ है। बी के सामने आप एक्शन ले रहे हो तो 6% इंटरेस्ट, ए के सामने आप एक्शन ले रहे हो तो 15% इंटरेस्ट। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। लायबिलिटी ऑफ द मेकर एंड ड्रोवर, मेकर एंड ड्रोवर जहां पे लिखा था वहां का रूल अप्लाई होगा। एक्सेप्टर एंड इंडोसर, जहां पे पेमेंट हो रहा है वहां का रूल अप्लाई होगा। तो वो आपको याद रखना है। इनलैंड फॉरेन कर लिया। इनकोएट एंड एम्बिग्यूअस। व्हाट इज इनकोएट? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। हमने अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स के एक्सेप्शन में देखा था। इनकोएट में आपने ब्लैंक चेक किसी को दे दिया, उसको लिखने का बोल दिया है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, लिखने का बोल दिया है। आपने उसको बोला था 3000 लिखना, उसने 5000 लिख दिया। होल्डर के पास वो बिल है तो 3000 तक ले सकता है, अप टू इंटेंडेड, अप टू अथॉरिटी। ड्यू कोर्स के पास बिल है एंड स्टैम्प परमिट कर रही है तो 5000 पूरा रिकवर कर सकता है। सबसे पहले इनकोएंट यानी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट यानी ड्रोवर मेकर एक्सेप्टर है, उसने साइन करके अनदर पर्सन को डिलीवर करके इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, लिविंग द ब्लैंक रखा हुआ है, उसको हम इनकम्प्लीट और इनकोएट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और एट दैट टाइम जब आपने बोला था उसको लिखने के लिए आइदर विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड देयरिन, आपको 5000 बोला था तो होल्डर के लिए 5000। ड्यू कोर्स है तो स्टैम्प अफिक्स, जहां का आपने जितनी अमाउंट का स्टैम्प यूज किया था अकॉर्डिंगली राइट अराइज होगा। 3000 बोला था, 5000 लिखा है, ड्यू कोर्स के पास है, स्टैम्प सफिशिएंट है तो 5000 भी रिकवर हो सकता है। यहाँ पे बोला है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में साइन करने वाला पर्सन है वो दोनों के लिए, होल्डर के लिए एंड ड्यू कोर्स के लिए लायबल रहेगा। यहाँ पे आपका होल्डर है वो एक्सेस ऑफ अमाउंट इंटेंडेड, होल्डर अप टू इंटेंडेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, होल्डर अप टू इंटेंडेड। ड्यू कोर्स है वो स्टैम्प फिक्स्ड, उससे ज्यादा स्यू नहीं कर सकता, उससे ज्यादा। ड्यू कोर्स स्टैम्प फिक्स, ड्यू कोर्स स्टैम्प फिक्स एंड होल्डर है तो अमाउंट इंटेंडेड, उससे ज्यादा स्यू नहीं कर सकता। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में एक बंदा साइन करके दूसरे को दे रहा है, होली ब्लैंक है, पार्टली ब्लैंक है, टाइम फिर से अथॉरिटी होल्डर को दिया गया है तो इसमें अमाउंट लिख लो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो स्टैम्प से ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने जो साइन करके इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है किसी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को दिया हुआ है तो अप टू स्टैम्प, एंड अदर देन ड्यू कोर्स है तो अप टू अमाउंट इंटेंडेड। आगे का पॉइंट रिपीट ही किया है। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, इनकोएट यानी इनकम्प्लीट, होल्डर पूरा फिलअप करेगा एंड होल्डर है वो अप टू अमाउंट ऑफ इंटेंडेड एंड ड्यू कोर्स है तो स्टैम्प फिक्स तक स्यू कर पाएगा। अगेन रिपीट दैट। एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस था, साइन ए ब्लैंक एक्सेप्टेंस एंड ड्रॉवर में रख दिया, ड्रॉवर में रख दिया, किसी ने चोरी करके ले गया और उसने 20,000 लिख दिया, नेगोशिएट करके इनोसेंट बंदे को दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, डिफेक्टिव टाइटल है या नो टाइटल है, क्योंकि चुरा के इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, यहाँ पे डिलीवरी हुई नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिलीवरी है, साइन किया हुआ था लेकिन ड्रॉवर में रखा था, तो पर्सन जो साइन है उस पर प्रिविलेंट स्टैंप लगा हुआ है, एट दैट टाइम विदाउट ऑथोरिटी साइन हुआ है, यू कैन नॉट स्टॉप्ड, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा आप उसको नहीं बोल सकते
कि विदाउट ऑथोरिटी आपने दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुआ है, नेवर इंटेंडेड है, तो यहाँ पे लायबिलिटी अराइज डिलीवरी के बिना इंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए नॉट लायबल टू द होल्डर, साइनर है वो लायबल होगा नहीं। मैंने साइन करके टीवीएस को दिया था, टीवीएस डोर में रखा था और जतिन चुरा के ले गया, उसे अमाउंट लिख दिया था, तो मैं लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव टाइटल नहीं है, नो टाइटल है। नो टाइटल में ड्यूकोस को भी राइट नहीं मिलता। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। कई बार पर्सन है ना, वो भी एम्बिग्यूअस होता है, मालूम नहीं पड़ता है लड़का है या लड़की है। लेट वी सी, यहाँ पे ऐसा बोला है प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो मालूम नहीं पड़ रहा है। एट दैट टाइम आपको चॉइस है, जब तीन पार्टी में से दो पार्टी सेम रहती है तब ये क्वेश्चन अराइज होता है। एक बार उसको आप प्रोमिसरी नोट बोलते हो तो प्रोमिसरी नोट कंटिन्यू, आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यू माना जाएगा। इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग एंड कैन नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई, आप बोल नहीं सकते बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है। एट दैट टाइम होल्डर अपने डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करेगा उसको क्या मानना, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक बार डिसाइड किया वही कंटिन्यू रहेगा। आपके इंस्ट्रूमेंट में फिगर एंड वर्ड दोनों अलग है तो वर्ड फाइनल रहेंगे, वर्ड फाइनल रहेंगे। डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट, ऑन डिमांड में चेक ऑलवेज ऑन डिमांड होता है, बाकी आपने एट प्रेजेंट, ऑन प्रेजेंट, एट साइड ऐसा वर्ड यूज किया है तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ऑन डिमांड माना जाएगा। जब एक्स लेके आएगा वाई पे कर देगा, टाइम मेंशन नहीं है इसीलिए वाई को इमीडिएट पे करना पड़ेगा, दैट इज द ऑन डिमांड। आफ्टर साइट है तो जब एक्सेप्ट किया है उसके बाद का आपको डेज ऐड करना है। आफ्टर साइट है तो जो एक्सेप्ट किया है उसके डेज आपको ऐड करना है। लेट वी सी नाउ, सबसे पहले डिमांड इंस्ट्रूमेंट देन टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट मींस व्हाट? टाइम इंस्ट्रूमेंट यानी आफ्टर फिक्स पीरियड, आप साइन करोगे एक्सेप्ट करोगे उसके 1 महीने के बाद, उसके 3 महीने के बाद, कोई आफ्टर फिक्स पीरियड, आफ्टर साइट, ऑन स्पेसिफाइड डेट और ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ये सब सिचुएशन क्या है? टाइम इंस्ट्रूमेंट है। आज ही पेमेंट करना जरूरी नहीं है, आप लेके आओगे तभी पेमेंट करना जरूरी नहीं है, साइन करूंगा तब से मेरा पेमेंट का पीरियड स्टार्ट होगा। एट प्रेजेंट, ऑन प्रेजेंटमेंट एंड आफ्टर साइट। देखो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट लिखा है तो ऑन डिमांड होगा, एंड आफ्टर साइट लिखा है तो आफ्टर एक्सेप्टेंस होगा, आफ्टर एक्सेप्टेंस होगा। मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो आफ्टर साइट के बाद फिक्स पीरियड के बाद आप पे करोगे तो एट फिक्स पीरियड, आज लिखा था तो 1 महीने के बाद, दैट इज द मैच्योरिटी डेट। जब ड्यू डेट आएगी उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, 3 दिन स्पेस के ऐड करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी यानी आपने जब एक्सेप्ट किया तब से लेके पीरियड ऐड करो, एंड बिल है तो 3 डेज ग्रेस का भी आपको ऐड करना है। मैच्योरिटी वो क्या होगी? 3rd डे आफ्टर द ड्यू डेट। आफ्टर साइट के बाद जो आपका पीरियड ऐड करोगे दूसरे 3 दिन आपको ऐड करना है तो ही आपके पास आएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट कैसे काउंट करोगे? आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है, आफ्टर सर्टेन इवेंट है। मंथ बोला था 29 जनवरी को बोला था 1 मंथ, लेकिन फेब में नहीं आता है कई बार, तो 28 फेब विल बी द लास्ट डे, 28 फेब विल बी द ड्यू डेट। तो यहाँ पे आपको आफ्टर डेट आफ्टर साइट बोला है और मंथ का लास्ट डे नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग लास्ट डे को आपको ड्यू डेट काउंट करना है। आपने एक्सेप्टेंस फॉर ओनर रखा था तो ओनर ने जब एक्सेप्ट किया तब से डेज काउंट होंगे, उसमें भी लास्ट डे नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग लास्ट डे ले लेना है। एग्जांपल देखो 29 जनवरी को 1 मंथ का बिल लिखा तो आपको 28 फेब से 3 दिन ऐड करने हैं। 30 अगस्त के बाद आपने 3 मंथ लिखा है तो नवंबर में 30 आएगा और 3 दिन दिसंबर के ऐड होंगे, वो ग्रेस के डेज ऐड होंगे। लेकिन 31 अगस्त के दिन लिखा है तो 31 नवंबर है ही नहीं, तो 30 नवंबर लेके 3 दिन ग्रेस के आपको ऐड करना है। मैच्योरिटी ऑफ द बिल, so many days after the date or site, आपने डेज बोले हैं, जब एक्सेप्ट किया जाएगा
उसी दिन के बाद के दिन से आप डेज ऐड करोगे तो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट हो जाएगा। इवेंट है तो इवेंट जब तक हैपन नहीं होगी तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है और डे ऑफ इवेंट ऑल्सो एक्सक्लूड करना है। भारत ने प्रोमिसरी नोट 5 करोड़ का एग्जीक्यूट किया हुआ है, 5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया हुआ है। एट दैट टाइम 1 जनवरी ड्यू डेट था तो 3 दिन ऐड करके 4 जनवरी को पे करना है। 4 जनवरी विल बी द फाइनल पेमेंट डेट। इंटरेस्ट एक दिन का पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी योर ड्यू डेट। पब्लिक हॉलीडे है, सडन हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे एंड पहले से पब्लिक हॉलीडे प्रीडिटरमाइन ही होता है तो अर्लियर डे यानी प्रीसीडिंग डे काउंट करना है। सडन हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे, संडे है, पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीवियस डे आपका ड्यू डेट माना जाएगा। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ। प्ले स्टोर में तेजवा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। पहले से वीडियो सुनिए, बुक सामने रख के सुनिए। थैंक यू वेरी मच।